नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल चौधरी। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का एक और बढ़िया अद्भुत सा सेशन आप लोगों के लिए। आज की जो स्टोरीज हम कवर अप करेंगे, डेली हम कवर अप करते हैं अच्छी अच्छी नई नई स्टोरीज। सबसे पहले आज हम कवर अप करेंगे गंगा कनेक्ट एग्जीबिशन। उसके बाद हम कवर अप करेंगे ब्रिक्स की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 9th एडिशन की मीटिंग हुई है, उस पर हम थोड़ा सा जानेंगे कि क्या क्या वहाँ पे वार्तालाप हुआ। फिर जानेंगे सफ़र के बारे में। जैसा इरशाद कामिल ने लिखा है, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, राइट। फोर्थ हम जानेंगे भारत गौरव स्कीम। हालांकि थोड़ा सा रिपीटेड है, मैंने इसको आपको पहले भी करा रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ कुछ ऐसे स्कीम्स है जो हमें रिपीटेशन में रखनी चाहिए ताकि हम रिवाइज कर पाए। फिफ्थ प्रोजेक्ट स्वदेश, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या ये चीज़ है, एग्जाम वगैरह में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। एंड देन वी टॉक अबाउट द एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एंड फाइनली एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। इस सेशन में दोस्तों आपको मेरे साथ मिलेंगे ये सारी की सारी चीज़ें जो हम कवर अप करने वाले हैं। 3 एमसीक्यूज हम आज कवर अप करेंगे, 4 हमने कल किए थे, उसका आंसर भी देखेंगे। 4+3 टोटल हो जाएंगे आज 7। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अपनी स्टोरी है गंगा कनेक्ट एग्जीबिशन। हुआ क्या है कि लंदन के अंदर में 25 नवंबर 2021 को गंगा कनेक्ट का एग्जीबिशन देखा गया। हालांकि इसका जो उद्घाटन था वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में ही कर दिया गया था COP 26 के तहत 12 नवंबर 2021 को। ये एक वैश्विक लेवल का जो है, वैश्विक मतलब स्तर का एक एग्जीबिशन है जिसमें रिवर बेसिन के बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, अनोखी अनोखी अनूठी अनूठी बातें बताई जाती हैं। फिर साथ में ये भी रखा जाता है कि किस तरीके से हम गंगा को प्रोटेक्ट कर सकें, उसके इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें। ये सारी बातें इस एग्जीबिशन वगैरह में की जाती हैं। अब इसको करने का मेन मकसद क्या होता है? मेन मकसद ये होता है कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो देखने आ रहे हैं, जो उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको एक तो एंगेज करना, फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा डायस्पोरा डेवलप करना जो कि रिवर सिस्टम के कंजर्वेशन रिस्टोरेशन के लिए काम कर सके, क्योंकि फाइनेंसिंग भी तो एक प्रॉब्लम होती है ना। तो जो इंटरेस्ट शो करेगा वो देखेगा भी, राइट। नाउ इट एम्फसाइजेज ऑन रिवर गंगा एज अ मेजर लैब फॉर ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड द साइंटिफिक कम्युनिटी टू डेवलप कटिंग एज एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस। तो हो क्या गया है? तो बेसिकली गंगा नदी को एक लेबोरेटरी के तौर पे समर्पित करने की बात कही जा रही है कि आपके पास जो जो नई नई टेक्नोलॉजी है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज आ रही हैं एग्जीबिशन के अंदर में, आइए प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि कैसे हम गंगा को साफ कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। इसमें जो सामने आए हैं वो है स्कॉटलैंड इंडिया वाटर पार्टनरशिप। इस एग्जीबिशन में बहुत कुछ हुआ था, राइट, लेकिन मैं एक सिर्फ की मुद्दा उठा के लेके आया हूँ, दैट इज स्कॉटलैंड इंडिया वाटर पार्टनरशिप। इसके तहत एक MOU मतलब साइन किया गया ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड गवर्नमेंट ऑफ स्कॉटलैंड के बीच में। कब हुआ था? 2017 में हुआ था, वही इसी का बेस है। उसके बाद फिर बहुत सारे हाई लेवल का इंटरेस्ट स्कॉटलैंड की तरफ से आने लगा भारत के मार्केट में, नदियों को लेके, नमामि गंगे प्रोग्राम को लेके वगैरह वगैरह, कि किस तरीके से गंगा को हम हेल्प कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी जो उनकी जो डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, उसको वो प्रैक्टिस कर सकें। तो ये था गंगा कनेक्ट एग्जीबिशन। ध्यान रखना है आपको, कहाँ हेल्ड हुआ, कहाँ इनॉग्रेट हुआ, इसमें क्या क्या की इश्यूज थे, कुछ और मैं आपको चीज़ें जानकारी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये पूरी की पूरी जर्नी है, इसको आराम से आप पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है, अमंग थिंग्स दैट प्योरीफाई आई एम द विंड ऑफ द विल्डर्स ऑफ वेपन्स आई एम राम, among the fish I am the crocodile and of rivers I am गंगा, राइट। चलिए दूसरी स्टोरी पे आते हैं, दैट इज ब्रिक्स की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मीटिंग हुई है। 9th एडिशन की ये मीटिंग थी। इसमें जो मेन इशू रहा, जो डिस्कस किया गया, वो डिस्कस किया गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को लेकर। हालांकि 2021 की जब आप रैंकिंग देखेंगे तो भारत की रैंक कितनी? 46, ध्यान रखना है। चीन की रैंक कितनी? 12। रशिया की कितनी? 45। ब्राजील की कितनी? 57। साउथ अफ्रीका की कितनी? 61। तो भारत ठीक है, तीसरे नंबर पे है, लेकिन भारत को थोड़ा और इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हालांकि भारत ने एक इनोवेशन कॉपरेशन एक्शन प्लान भी सुझाया है जिसको ब्रिक्स ही लीड करेगा, राइट, 3 साल के लिए। ये भारत ने ही प्रपोज किया है कि देखिए जी, ऐसा हम प्लान बनाएंगे, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब किन किन एरियाज को इसमें कवर अप किया जाए, क्योंकि साइंस टेक आप लेके आ रहे हैं, इनोवेशन लेके आ रहे हैं, तो कुछ थीमेटिक एरियाज होंगे। इन एरियाज के नाम दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। एक तो है ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स, डीप सर्वे साइंस, AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑन फोटोनिक, नैनो फोटोनिक, मेटा मटेरियल्स, बायोमेडिसिन, एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री, एनर्जी हार्वेस्टिंग इश्यूज, राइट। तो ये सारे के सारे पैमाने जो हैं वो तय किए गए हैं कि इस पर, ये इन एरियाज पे वी आर गोइंग टू कवर आवर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉपरेशन एक्शन प्लान फॉर द नेक्स्ट 3 years proposed by इंडिया।
तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर ब्रिक्स की बात बता दूं तो ब्रिक्स को इस साल 15 साल हो जाएंगे, 2006 में हुआ था। 2001 में ब्रिटिश के एक इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ नील, उन्होंने ही ये नाम, ये एक्रोनिम सुझाया था कि देखो ब्रिक आया है। स्टार्टिंग में एस नहीं था, पहले ब्रिक ही था। चलिए तीसरी स्टोरी पे आते हैं, दैट इज सफर। सफर का क्या मतलब है यहाँ पर, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्ट एंड रिसर्च, दिस इज द सफर। इसकी अभी इन्होंने हाल फिलहाल स्टडी किया है एयर पोल्यूशन को लेके पोस्ट दिवाली के बाद। दिवाली के बाद 4 शहरों को इन्होंने कवर अप किया है। कौन कौन से शहर हैं, एक तो है दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे। 4 में से 3 शहरों ने अपना पोल्यूशन लेवल हाई दिखा दिया, दिल्ली ने भी दिखाया, अहमदाबाद ने भी दिखाया, मुंबई ने भी दिखाया, पुणे का लो रहा। अब दिल्ली में इसलिए देखा गया हाई, यहाँ पीएम का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर, 2 है ना, पीएम 2.5 पीएम 10। तो पार्टिकुलेट मैटर दिल्ली में ज़्यादा क्यों रहा दिवाली के दौरान, क्योंकि हाई लोकल एमिशंस हुए हैं, फिर बायोमास बर्निंग इफेक्ट, स्टबल बर्निंग वगैरह, इनको भी कंबाइन किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्टबल बर्निंग इज नॉट द रियल कॉज फॉर द एयर पोल्यूशन इन द दिल्ली, दे जस्ट कॉन्ट्रीब्यूट 10% ऑफ इट। कैन यू इमेजिन, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर्स हैं, राइट। अब सफर है किसका इनिशिएटिव, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दिस इज अ नेशनल इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज। उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था ताकि लोकल लेवल पर ओवरऑल पोल्यूशन लेवल चेक किया जा सके, एयर क्वालिटी सिटी की चेक की जा सके। बगल में मैंने आपके लिए AQI लगा दिया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब तो लैपटॉप में भी कहीं कोने में बगल में आता है दिखा हुआ, तो आप लोग जितने लैपटॉप से इस सेशन को देख रहे हो एक बार फटाफट नजर मारो कि आपका AQI इसमें से किस लेवल पे जा रहा है, राइट। अब इन्होंने कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स इसमें मॉनिटर किए हुए हैं सफ़र के थ्रू, PM 2.5 है, PM 10 है, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बेंजीन है, टोलिन है, जाइलिन है, मरकरी है। ये सारे इन्होंने कवर अप कर रखे हैं। इस सिस्टम को इंडिजिनसली ही डेवलप किया गया है बाय IITM पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, पुणे ने इसको पूरी तरीके से डेवलप किया है। और फाइनली IMD द्वारा ये ऑपरेशनलाइज है पैन इंडिया लेवल पे। इट विल बेनिफिट कोस्ट सेविंग्स टू सेवरल अदर सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, एविएशन, क्योंकि जानकारी दे देता है ना भाई कि देखो ऐसा हो चुका है, थोड़ा सा मतलब एक्टिविटीज़ को कम किया जाए। तो ये थोड़ी सफ़र से रिलेटेड कुछ बातें थी। सफ़र पे अगर आपके पास सवाल आएगा इन्हीं में से आएगा, तो ध्यान रखना है। सेशन को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। अगर बढ़िया लग रहा है तो जितना हो सके दोस्तों को शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें, साथ ही साथ नीचे लिखें करके दिखाएंगे सर, करके दिखाएंगे, एग्जाम क्रैक करके दिखाएंगे। चौथा, भारत गौरव स्कीम। भारत गौरव स्कीम को हमने पहले भी कवर अप किया है, दोबारा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। ये स्कीम किसने लॉन्च की, तो भारतीय रेलवे ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। मेन क्या है, मेन ये है कि जो टूरिज्म का जो पोटेंशियल है उसको टैप करने की अब ज़्यादा ज़रूरत है। तो होगा क्या इसके तहत, तो रेलवे क्या करेगी, थीम बेस्ड जो है वो टूरिस्ट सर्किट ट्रेन निकालेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको एक ट्रेन है जैसे कि गुरु कृपा, तो अगर आपको गुरु कृपा में अगर आप जाते हैं तो फिर गुरु नानक से रिलेटेड जितने भी प्लेसेस है सब पे आपको घुमा दिया जाएगा। इसी तरीके से रामायण थीम पे अगर कोई चल रहा है तो लॉर्ड राम से रिलेटेड जितने भी प्लेसेस है सबको वहाँ पे घुमा दिया जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें कोई भी सोसाइटी, ट्रस्ट, स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई कर सकते हैं इन सारे ट्रेन्स के लिए, और स्पेशल टूरिज्म सर्किट्स भी चला सकते हैं बेस्ड ऑन अ स्पेशल थीम, जैसे एजुकेशन को लेके एजुकेशन टूर, ठीक है, इस तरीके का आप चला सकते हैं। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इसमें रेल ट्रेवल इंक्लूड होगा, होटल अकोमोडेशन इंक्लूड होगा, साइट सीइंग इंक्लूड होगा, हिस्टोरिकल एंड हेरिटेज साइट सीइंग इंक्लूड होगा, टूर गाइड्स होंगे, ये सारा इसमें किया जा रहा है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो टूरिज्म का जो अनहिडन पोटेंशियल है, अनहिडन मतलब हिडन पोटेंशियल है, उसको टैप करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है बाय द इंडियन रेलवेज। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, राइट। अब इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ देख लेते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019 की अगर हम माने तो भारत को उन्होंने क्या रैंक दिया है, 140 में से 34। तो पोटेंशियल तो बहुत है भारत के टूरिज्म सेगमेंट में। हालांकि कोरोना की वजह से डाउन हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से उठ रहा है, लेकिन तभी ओमिक्रॉन भी अब आ रहा है। ओमिक्रॉन पे भी बात करेंगे फिर कभी अगले सेशन में, राइट। चलिए अगले पे आते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट स्वदेश। प्रोजेक्ट स्वदेश डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर द्वारा डेवलप किया गया प्रोजेक्ट है। इसमें क्या होगा कि जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको मैनेज किया जाएगा, उनका बेसिकली पूरा डेटाबेस तैयार किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का तड़का इसमें लगाया गया है, जिसमें 2 तरीके के लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, पाइथन हो गया और जावा हो गया, राइट। क्योंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, उसके लिए बिग आर्किटेक्चर चाहिए, एनालिटिक्स चाहिए, और पूरे तरीके से मतलब डिजीजेस को पूरा अच्छे से कैटेगराइज कर सके। तो इसके लिए पूरा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, वन प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप किया जा रहा है, एंड दैट प्रोजेक्ट इज नोन एज प्रोजेक्ट स्वदेश, जो कि किसने लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विद नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। दिस इज द ओनली सेंटर इन इंडिया विच डील्स विद द रिसर्च एंड एजुकेशन इन द
न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें मल्टी मॉडल ब्रेन स्टडीज़ होंगी जो कि समझा जाएगा कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे होता है ना, कभी किसी को स्ट्रोक आ जाना, भूल गए, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के तहत आता है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा अगर भारत के रिलेशन में बात करूँ तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है तकरीबन तकरीबन 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टोटल डिजीज बर्डन इन इंडिया। तो मान लीजिए कि 100 बीमारियां हैं तो 10 तो यही है, ठीक। There is a growing burden of non-communicable neurological disorders in the country, which is mainly attributable to the aging of the population। हालांकि अगर मैं NFHS 5 जो सर्वे आया है, ठीक है, इसकी अगर मैं बात मानूं तो इन्होंने भी कहा है कि हमारी अब पॉपुलेशन क्या हो रही है, एजिंग होनी शुरू हो रही है। सो दैट्स very critical thing, crucial thing for the Indian policy makers, that they are still not going to reap the benefits of demographic dividend। तो देखते हैं आने वाले सालों में क्या होगा। फिलहाल तो ओमिक्रॉन से निपटे वही बहुत बड़ी बात है। तो ये है प्रोजेक्ट स्वदेश। अगली स्टोरी पे आते हैं। ध्यान रखना है कि किससे रिलेटेड है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड है। दिमागी जो बीमारी होती है ना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, स्ट्रोक आ जाना, भूल जाना एकदम से, अल्जाइमर वगैरह, तो वो इसमें आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज नेशनल कैडेट कॉर्प्स। हमारी फाइनल स्टोरी आज की। इनका 73वां एनिवर्सरी रेजिंग डे देखा गया कब, 28 नवंबर को। अब कुछ कुछ इससे रिलेटेड मैं चीज़ें बता देता हूँ। अगस्त 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि देखो भाई, हम एनसीसी को अब एक्सपेंड कर रहे हैं, किसके लिए, बॉर्डर इलाकों के लिए भी और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी। फिर मार्च 2021 में केरला हाई कोर्ट का ऑर्डर आया सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि आप एनसीसी एक्ट 1948 इसको संशोधित कीजिए, और इसमें जो आपने ट्रांसजेंडर पर्सन्स को एक्सक्लूड किया है कि वो एनसीसी ज्वाइन नहीं कर सकते, उनको इंक्लूड कीजिए, ऐसा फटाफट कीजिए। तो ये कुछ रीसेंट डेवलपमेंट थी जो हमने बात की। 28 नवंबर को इनका रेजिंग डे देखा जाता है, 73rd एनिवर्सरी थी इस साल में। ये चीज़ें कुछ आप ध्यान रखना। अब एनसीसी के कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चले तो 1948 में इसका गठन हुआ था। हालांकि नींव पहले ही रखी गई थी 1917-18 के आसपास ही, और 1948 में जो इसका गठन हुआ तो 1946 में कमेटी बनी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था, एचएन कुंजरू कमेटी 1946 की। और फिर 1949 में क्या हुआ कि एनसीसी को एक्सपेंड किया गया और बोला गया कि इसमें लड़कियों को भी लेके आओ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो टू वुमेन विलिंग टू सर्व द कंट्रीज डिफेंसेस, राइट। ये सारी बातें इसमें कही गई। फिर एनसीसी आता किसके अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आता है। इसको हेड कौन करते हैं, इसको हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल, जो कि 3 स्टार मिलिट्री रैंक के ऑफिसर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एनसीसी के जो ये मतलब योद्धा हैं, जो कैडेट्स हैं, बहुत मतलब जी जान लगा के काम करते हैं। इनमें लेवल होता है सर्टिफिकेट का, जितना पार्टिसिपेट करते जाते हैं, सर्टेन ट्रेनिंग्स इनको दी जाती है। फिर ये बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ों में मतलब पार्टिसिपेट भी करते हैं, जैसे स्वच्छता अभियान हो गया, पॉल्यूशन रिलेटेड कुछ चीज़ हुई, इंटरनेशनल योगा डे हुआ, ट्री प्लांटेशन हुआ, वगैरह वगैरह में ये करते रहते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, आप में से कितने के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है। जो भी सर्टिफिकेट है उसका आप लेवल ज़रूर बताइएगा कि किस लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास है, राइट। बहुत मदद मिलती है दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ है। घर में कोई छोटा भाई बहन हो और अगर उन्हें एनसीसी ऑफर हो रहा हो उनके स्कूल्स वगैरह में, तो स्टार्टिंग से ही ज्वाइन कराइएगा। काफ़ी बेनिफिट आपको आगे चल के इसका मिलेगा। तो सच अ नाइस ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अब हम वीक 2 के अपने एमसीक्यूज पे। पिछले हफ्ते 20 कंप्लीट कर लिए थे। कल हमने जो आपसे सवाल पूछा था, स्वदेश पे ही मैंने सवाल पूछ लिया था, वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा एनालिटिक्स डेवलप्ड बाय। अब आप इसका आसानी से जवाब दे देंगे। एंड द डेवलप हैज बीन डन बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज ऑप्शन ए। दूसरा, इसमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 रिलीज किया है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन नेम इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, दैट इज ऑप्शन सी। थर्ड, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको किसने रिलीज किया है, देन दैट हैज बीन रिलीज्ड बाय नीति आयोग। फाइनली, न्यू वेज रेट इंडेक्स में मैंने आपसे सवाल पूछा था, द बेस ईयर ऑफ द वेज रेट इंडेक्स इज 2016। ये आपको ध्यान रखना है, चेंज किया गया है। पहले 1963 और 65 की सीरीज चल रही थी, इसको हटा के अब ये बेस माना गया है, तो पहला तो सही है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वेटेज सबसे हाईएस्ट है, कितनी है बता देता हूँ मैं, 82.57% है। यहाँ 70% से ज़्यादा की बात कही गई है, तो ये भी सही है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आज के सवाल आपके लिए रेडी है। एक सवाल मैंने सफ़र से पूछ लिया है, 2 स्टेटमेंट है, आराम से इसे देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट थ्रेड में लिखिए कि क्या इसका सही आंसर होगा। छठा सवाल, ब्रिक्स इनोवेशन कॉपरेशन एक्शन प्लान जो 3 साल के लिए बनाया जा रहा है, उनमें थीमेटिक एरियाज कौन कौन से लिए गए हैं, ये हमने आज डिस्कस किया है द 9th एडिशन ऑफ द ब्रिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टीरियल मीट में, राइट।
चलिए 7वें पे आते हैं। म्यूटेशन से क्या मतलब है? दो स्टेटमेंट है कि कोई अगर वायरस म्यूटेट करता है तो क्या वो हमेशा अपना एक क्लोन बनाता है? क्लोन मतलब एग्जैक्ट कॉपी। दूसरा, वायरस में जब न्यू म्यूटेशंस आते हैं तो उन्हें क्या हम वेरिएंट्स कहते हैं? कभी कभी, राइट। अगर कभी कभी कहते हैं तो फिर दूसरा कभी कभी में क्या कहते हैं, वो भी बताइएगा। तो क्या इसका सही जवाब होगा 1 2, बोथ 1 and 2, नीदर 1 and नॉट 2, राइट। तो ये 3 सवाल आज के लिए रेडी कर दिए गए दोस्तों। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है, एनरिच कंटेंट है, लेवल 1 लेवल 2, आइए एनरोल कीजिए। साथ ही साथ यूपीएससी के बहुत अच्छे अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज हैं आपके लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक है, चेकआउट कीजिए। सिविल तपस्या पोर्टल का पूरा पूरा लाभ उठाइए दोस्तों। हम मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।